मित्रों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला देखा और स्वर के बारे में अध्ययन किया। आइए अब वर्णमाला के दूसरे पार्ट व्यंजन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। व्यंजन, जैसा कि हमने देखा था, स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। यानी कि जैसे अगर हमने का उच्चारण किया तो का जो है क हलंत प्लस आ के साथ बोला जाता है, यानी कि क में का है और आ स्वर छिपा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम खा देखें तो खा भी ख हलंत के साथ प्लस आ, यानी कि खा में भी आ छुपा हुआ है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जितने भी व्यंजन होते हैं उन सब में आ स्वर छिपा हुआ होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं। तो परंपरागत रूप से 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आइए हम एक एक को देखते हैं। शुरू करते हैं। व्यंजन, देखिए ये हमारे व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, अंगा। जो नीचे इसमें एक डंडी लगी हुई है इसे हलंत बोलते हैं। इसका मतलब है कि इस व्यंजन में स्वर नहीं है, यानी कि आ नहीं लगा हुआ है। खा में देखेंगे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब कि खा में भी स्वर नहीं है, गा में भी नहीं। इसी प्रकार आगे देखें तो च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अगर हम इन्हें देखते हैं तो ये होते हैं 25। ये हमारे 25 व्यंजन। अब इसमें देखा जाए तो क वर्ग, ये 5 जो हमारे हैं क वर्ग, ये 5 वर्ण ये क वर्ग के व्यंजन हैं। च वर्ग के व्यंजन कौन से हैं, ये 5 वर्ण। ट वर्ग के ये 5, ता वर्ग के ये 5 और पा वर्ग के ये 5। यानी कि देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन दिए हुए हैं। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हमें ये याद करना है कि क, च, ट, त, प वर्ग में कौन कौन से हैं। कभी कभी आप देखेंगे तो हमें वर्णमाला याद नहीं रहती है, लेकिन इन्हें याद करने के लिए आप ऐसे कचट तप, यानी कि प्रत्येक वर्ग का अगर पहला वर्ण पहला व्यंजन हम लोग ले लेते हैं तो बन जाता है कचट तप। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब आइए इनके बारे में देखते हैं। अस्पर्श व्यंजन, ये जो हमने अभी 25 व्यंजन पढ़े हैं इन्हें कहते हैं अस्पर्श व्यंजन। क से लेकर के माँ तक ये सभी अस्पर्श व्यंजन हैं। अस्पर्श व्यंजन कहे जाने का कारण ये है कि जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है हमारे कंठ से लेकर ओष्ठ तक स्पर्श करते हुए बाहर आती है। तो ये स्पर्श करती है, इस वजह से अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श क्या क्या, कंठ को यानी गला, कंठ को स्पर्श की, फिर आगे बढ़ी तो तालु को स्पर्श की, फिर आगे बढ़ी तो मूर्धा को स्पर्श की, फिर आगे बढ़ी तो दांत को स्पर्श की और अंत में ओष्ठ को। यानी कि जब हवा निकलती है हमारे मुख से तो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, इन 5 चीज़ों को स्पर्श करते हुए आती है बाहर। अब इन्हीं के आधार पर जो हम लोगों ने देखा का, खा, गा, अंगा यानी का वर्ग,
चा छा जा झा इया, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इन्हीं के आधार पर जैसे क वर्ग, जब क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो ये कंठ से निकलती हैं ध्वनियाँ, कंठ। ठीक, इसी प्रकार से चा देखेंगे तो तालु से, टा देखेंगे मूर्धा से, ता देखेंगे दंत से, पा देखेंगे तो ओष्ठ से। इन्हीं के आधार पर जो है हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे कंठ, कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? क वर्ग के व्यंजन को कंठ व्यंजन कहा जाता है। तालव्य व्यंजन यानी तालु को स्पर्श करते हुए जो आ रही, चा वर्ग का व्यंजन हो गया। मूर्धन्य व्यंजन, जो मूर्धा को स्पर्श करते हुए हवा बाहर आ रही है, यानी कि टा वर्ग के व्यंजन। दंत्य व्यंजन यानी दांत को स्पर्श करते हुए बाहर आ रही है, कौन से होंगे? ता वर्ग के व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन यानी कि ओठ को या ओष्ठ को हवा जब स्पर्श करते हुए बाहर आती है तो उसे हम कहते हैं ओष्ठ व्यंजन, ये पा वर्ग का व्यंजन होता है। तो यानी कि 25 व्यंजन हमारे जो हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ये पूछ लेगा कि कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है, तो टा वर्ग का एक दे दिया, बाकी 3 ऑप्शन जो आपके होंगे वो किसी और व्यंजन का दे देगा, किसी और वर्ग का। तो पूछ लेगा तो आपको बताना रहेगा। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपको याद करना है कि कौन सा कंठ है, कौन सा तालु है, कौन सा मूर्धा है, कौन सा दंत है, कौन सा ओष्ठ है। याद करने का बहुत आसान तरीका है कि क वर्ग के जितने होते हैं, क से कंठ, ठीक, क से कंठ। तालव्य उसके बाद आएगा, यानी कंठ से जब हवा निकलती है तो कंठ, तालु, मूर्धा, फिर दांत को, फिर ओष्ठ को, इसी क्रम में हवा छूते हुए बाहर आती है। तो इसी प्रकार से हम जो क वर्ग देखे हैं, क, च, ट, ये वर्ग भी इसी प्रकार से चलते हैं। ठीक, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, इन 4 को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। उच्चारण में देखिए स्वरों एवं व्यंजन के मध्य का होता है इनका जो उच्चारण होता है। और प्रश्न ये कई बार आते हैं कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो इसमें आपका य, र, ल दे दिया और एक ऑप्शन आपका दे दिया चा। अब बताइए कौन सा है, कौन सा नहीं? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो चा नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन में दे देगा ला, पा, चा, ख। अब आपको बताना रहेगा, तो उत्तर आपका हो जाएगा ला। इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर तीसरा हम प्रकार देखें, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? जब हम उच्चारण करते हैं व्यंजन का तो हवा मुंह से टकरा करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, इस वजह से इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? श, ख, श, ह। देखिए पहले प्रोनाउंसिएशन इसी प्रकार से होता था उच्चारण, श, ख, स, ह, लेकिन अब जो हिंदी बोली जाती है उसमें श, स, श, ह, यानी कि श जो है ये पहले ख बोला जाता था, अब सा बोला जाने लगा। षड्यंत्र, अब षड्यंत्र। ठीक, चलिए अब इस प्रकार से अगर हम काउंट करें, इस प्रकार से हम अगर देखें कि कितने व्यंजन हुए परंपरागत रूप से, जो संख्या हमने देखी थी, तो हम लोगों ने देखा स्पर्श व्यंजन हो गए 25, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 हो गए, ऊष्म व्यंजन श, ख, स, ह, तो कुल मिला के हो गए हमारे 33। यानी कि परंपरागत रूप से अगर व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो वो 33 होते हैं। आइए आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन।
देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है, अगर दो व्यंजन को मिला करके एक नया व्यंजन बना दिया जाए तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब होता है जोड़ना। ठीक, अब क्या क्या जोड़ा जाता है हम देखते हैं आगे। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिला करके एक व्यंजन निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन देखा जाए तो चार ये होते हैं, छ यानी छ से छत्री, त्र, ज्ञ और श्र। छ से छत्री, छत्रंग्या। ठीक, और श्र, क प्लस श प्लस अ। ये ध्यान देने की बात, देखिए इसमें हलंत रहेगा, ये क हलंत के साथ, श हलंत के साथ प्लस आ। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि छ से छत्री जो है इसका स्थान कहाँ होता है वर्णमाला में, तो आपको बताना रहेगा कि छ से छत्री का स्थान का वर्ग में का के बाद होता है। यानी कि का वर्ग के जितने व्यंजन हैं उनमें का के जस्ट बाद जो है छ का स्थान होता है। फिर देखते हैं त्रा। त्रा किससे मिलकर के बना है, ता हलंत के साथ, रा हलंत के साथ प्लस आ, यानी कि ता रा और आ से मिलकर के त्रा बना हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि त्रा का स्थान कहाँ है वर्णमाला में, तो ता वर्ग के बाद, यानी कि ता वर्ग में ता के बाद। इसी प्रकार ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। ज्ञा को देखा जाए तो ये हलंत के साथ जा, या हलंत के साथ और आ से मिलकर के बना हुआ है। इसका अगर स्थान वर्णमाला में देखा जाए तो जा वर्ग, चा वर्ग में जा के बाद आता है, चा वर्ग में जा के बाद आता है। ठीक, इसी प्रकार श्रा को देखा जाए तो श र अ, यानी कि इसका स्थान देखा जाए तो श के बाद आता है, वर्ग नहीं होगा, श के बाद आता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि छ, त्र, ज्ञ और श्र इनका स्थान वर्णमाला में कहाँ पर होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए अब देखते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या है, ड ढ। देखिए दोनों है एक ही चीज, एक में बिंदी है एक में नहीं, इसमें भी एक ही चीज है, एक में बिंदी है एक में नहीं। जब कोई व्यंजन दो गुण प्रदर्शित करने लगता है तो उसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब कौन से हैं ऐसे, देखिए जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए डा का। ठीक, डमरू सड़क है, दोनों में ड, लेकिन एक में आप देखेंगे बिंदी इसमें नहीं लगी हुई है, इसमें बिंदी लगी हुई है। होता क्या है कि जब आप किसी शब्द को लिखते हैं, जब आप किसी शब्द को लिखते हैं, यदि पहला वर्ण डा है तो बिंदी नहीं लगती। ठीक, लेकिन अगर वहीं शब्द में मध्य का वर्ण हो तो वहाँ पर बिंदी लग जाती है। जैसे देखिए आप डमरू में पहला वर्ण ड से शुरू हुआ, यहाँ पर बिंदी नहीं लगी, लेकिन सड़क में बीच में आया इसलिए बिंदी लग गई। इसी प्रकार आप दूसरा देखिए ढपली और मेढक, उच्चारण में ढा ही बोल रहे हैं, लेकिन ढपली में जब पहले वर्ण को आप देखिए तो ढा है तो वहाँ पर बिंदी नहीं लगी, लेकिन मेढक में ढा बीच में आ रहा है इसलिए बिंदी लग गई। तो इस प्रकार आप देखेंगे आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें यदि पहला वर्ण डा है तो बिंदी नहीं लगेगी, मध्य में कहीं वर्ण आ रहा है, व्यंजन आ रहा है तो वहाँ पर लगी हुई होगी। ढा के केस में भी ऐसा है, शुरू में आता है तो नहीं लगती, मध्य में कहीं आएगा या बाद में तो लग जाएगी। तो ये द्विगुण यानी कि ये दो गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, इस वजह से ऐसे व्यंजन को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण, देखिए घोषत्व के आधार पर देखा जाए तो अघोष व्यंजन,
सघोष व्यंजन। सघोष को घोष व्यंजन भी कहते हैं। घोष का मतलब क्या है? घोष वो जो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न करे। घोष व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उन्हें हम सघोष कहेंगे। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब किसी शब्द में अ पहले लग जाए तो उसका मतलब बदल देता है, उल्टा कर देता है। घोष का मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, तो अघोष का मतलब हो जाएगा कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अब अघोष व्यंजन हैं कौन कौन से? तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन। अब प्रत्येक वर्ग कौन सा होगा? आपने देखा कचट तप, क वर्ग, क, च, ट, त, प, का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अब जैसे क वर्ग का देखा जाए तो क का कौन सा हो जाएगा? का, ख, ठीक। चा वर्ग का देखा जाए च, छ। टा वर्ग का देखा जाए ट, ठ। ता वर्ग का त, थ। पा वर्ग का प, फ। यानी कि पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो क्या है? अघोष व्यंजन होता है। इसी प्रकार से सघोष व्यंजन देखें, सघोष को घोष भी कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो तो उन्हें हम कहेंगे सघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीन जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के वो सघोष होते हैं। यानी कि इनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। आइए अब उदाहरण के साथ देखते हैं कि क वर्ग में कौन सा सघोष व्यंजन है? तो ग, घ, अंगा। चा वर्ग में सघोष व्यंजन की बात की जाए तो ज, झ, इया। टा वर्ग में बात की जाए तो ड, ढ, अण। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन होता है। सघोष को ही हम घोष व्यंजन कहते हैं। अब दूसरा है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। देखिए प्राण क्या है? प्राण का मतलब हो गया वायु। अगर ऑक्सीजन नहीं है, वायु नहीं है तो प्राण नहीं है। प्राण मतलब हम मान लिए वायु। तो अल्प प्राण मतलब कम वायु, अल्प प्राण मतलब कम वायु। और दूसरा इसका देखा जाए तो महाप्राण। महाप्राण मतलब महा, अधिक, यानी कि अधिक वायु। तो वायु के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया। अल्प प्राण का देखिए क्या मतलब होता है? जिन व्यंजन के उच्चारण से मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे सारे व्यंजन जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा अल्प मात्रा में निकलती है तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और यहीं जब हवा अधिक मात्रा में निकलेगी तो उसे हम महाप्राण कहेंगे। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। हम लोगों ने अघोष, सघोष के बारे में पढ़ा। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। जबकि अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। देखिए आप उच्चारण करिए क, ख, ग, घ, अंग। यानी कि पहला और तीसरा और पांचवा जब हम उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे हवा की मात्रा कम निकलती है, तो इसी आधार पर अल्प प्राण हो गया। ठीक। क वर्ग का देखेंगे तो ये हो गया। चा वर्ग के अल्प प्राण देखेंगे च, ज, इया। टा वर्ग का देखेंगे ट,
ड अड़। ठीक। महाप्राण, महाप्राण का मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि मुख से अधिक मात्रा में हवा निकले तो उसे हम कहते हैं महाप्राण। अब जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन क्या होता है, महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग का देखिए, क वर्ग का जो है महाप्राण हो गया ख और घ, क ख ग घ अंग। ठीक। अब इसको जब उच्चारण करेंगे तो क ग अंग, ये अल्प प्राण है। ख और घ ये है महाप्राण। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, दूसरा और चौथा ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो व्यंजन के जितने भी प्रश्न आपको मिलते हैं, चाहे वह पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हों या किसी किताब के हों, आप उसको करिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में इन्हीं व्यंजन और स्वर के ऊपर कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।